कभी भी हम किसी भी गोलों को आपस में कितना भी स्पर्श करा के लगा दें, मतलब कैसे भी किसी भी तरीके से रख दें, कुछ जगह बीच में जरूर खाली रह जाएगी, रह जाएगी। कितना भी मिलाकर लगाएं, कितना भी लगाएं, हम उनमें बीच में जगह खाली रह जाएगी। कैसे? ये वाली जगह दिख रहा है, तो ये जगह खाली रह जाती है, इस जगह को ही रिक्ति कहते हैं। क्या परिभाषा हो गई? क्योंकि क्रिस्टल में या निबिड़ संकुलन में रिक्तियां किसे कहते हैं? क्वेश्चन जैसा ऐसा आता है, हम कहेंगे निबिड़ संकुलन में गोलों या अवयवी कणों, गोलों या अवयवी कण भी लिख सकते हैं, या अवयवी कणों के मध्य कुछ स्थान रिक्त रह जाता है जिसे रिक्तियां कहते हैं, समझिए, या कुछ स्थान खाली रह जाता है जिसे रिक्तियां कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या होता है कि रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। रिक्तियां दो प्रकार की कौन कौन सी? एक होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां, एक होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? जब तीन गोले आपस में रखे जाते हैं और एक गोला ऊपर से रखा जाता है, यानी कि तीन गोले ऐसे रखे, एक ऊपर से हमने ढक्कन ढक दिया, समझ गए? जैसे कि हमारे पास ये 3 मार्कर है, ये 3 मार्कर हमारे इस तरीके से ऐसे सामने आ गई है, सामने से गोले दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर से एक गोला हमने और रख दिया ऊपर से, तो जो इसके अंदर खाली जगह रह जाएगी वो कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति जिसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, लिख देंगे अभी। फिर इसके बाद क्या है कि अगर 3 गोले नीचे रखे जाएं और 3 गोले ऊपर से ढक्कन के तरीके से ऐसे रखे जाएं, तो बीच में कोई ना कोई जगह खाली रह जाएगी। 3 गोले नीचे से और 3 गोले ऊपर से रख दिए जाएं, तो बीच में जो जगह खाली रह जाती है वो बनाती है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ याद रखना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो जितने परमाणु होंगे उसकी दुगनी होती है, यानी कि जो 4 परमाणु होंगे तो 8 रिक्तियाँ बनती हैं चतुष्फलकीय, और जितने परमाणु होते हैं उतनी ही रिक्तियाँ बनती हैं अष्टफलकीय। कहने का मतलब है कि अगर जो 5 परमाणु हैं तो 5 अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनेंगी। तो परिभाषा सही से याद रख लेना, 4 परमाणु जब मिलते हैं तो हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, जब 6 परमाणु मिलते हैं, 3 ऊपर से 3 नीचे से, तो बीच में जो जगह खाली रहती है वो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। दोनों परिभाषाएं हम लिखने वाले हैं, यहाँ देखो के मध्य कुछ स्थान खाली रह जाता है जिसे रिक्ति या अंतरा वॉइड कहते हैं। वॉइड कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद में यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बड़ा क्या अष्टफलकीय रिक्तियाँ। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
ये देखो यदि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है मतलब कि किसी क्रिस्टल में 10 परमाणु हैं, तो कोई पूछे उसमें अष्टफलक की रिक्ति कितनी बनेंगी, तो हम कहेंगे 10 ही बनेंगी। जितने परमाणु हैं उतनी ही अष्टफलक की रिक्तियाँ बनती हैं। लेकिन चतुष्फलक की कितनी बनेंगी, वो दुगनी बनेंगी। कितनी, 20। अगर किसी क्वेश्चन है जैसे किसी क्रिस्टल में 100 परमाणु हैं, पूरे क्रिस्टल में नमक की एक डेली है उसमें 100 परमाणु हैं, तो उस डेली जो तुम्हारे पास नमक का क्रिस्टल है उसमें अष्टफलक की रिक्तियाँ कितनी होंगी, अनभाज्य 100, और चतुष्फलक की कितनी होंगी, 200। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये सूत्र होता है जिससे तुम किसी भी क्रिस्टल में अपनी रिक्तियों का पता लगा सकते हो कि इसमें कौन कौन सी कितनी रिक्तियाँ होंगी। पता चल गया था ना। इसके बाद अगला हेडिंग है इंपॉर्टेंट, चतुष्फलक की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात। अगला हेडिंग हाँ राजा तुम्हारे लिए ही है। देखो भाई त्रिज्यानुपात क्या होता है। हमारे पास अभी हमने बोला है कि अगर कोई 4 या 6 परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जगह खाली रह जाती है। क्लियर होगा इतना। कोई भी गेंद है आपस में तुम टच करके देखो उनके बीच में जगह खाली रह जाएगी। कैसे रह जाएगी वो देखो, जैसे हमारे पास ये परमाणु है, ठीक है जी, ये परमाणु है, इनके बीच में जगह खाली रह गई। अब हमें निकालना त्रिज्यानुपात क्या होता है। तो त्रिज्यानुपात ये होता है कि रिक्तियों का निर्माण करने वाले, रिक्तियों का निर्माण करने वाले गोलों की संख्या, कौन कौन से गोले, ये रिक्तियों का निर्माण कर रहे हैं, और रिक्तियों में एक छोटा सा कण आ सकता है, मतलब छोटा सा परमाणु आ सकता है। एक तो ये वाले गोले हो गए, लेकिन एक छोटा सा गोला जो है वो यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है छोटा सा। अभी छोटे वाले गोले की त्रिज्या अगर जो हम R1 मान लें, छोटे वाले गोले की त्रिज्या, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या जो हम R2 मान लें, तो R1/R2 बराबर जो वो त्रिज्यानुपात कहलाता है। R1/R2 जो है वो त्रिज्यानुपात कहलाता है। पता चल रहा है क्या हो रहा है, त्रिज्यानुपात। अब ये त्रिज्यानुपात जो है वो कैसे होगा, परिभाषा कैसे बनेगी, तो हम कहेंगे ऊपर वाली कौन सी त्रिज्या है, जो रिक्तियों में उपस्थित परमाणु है उसकी त्रिज्या, और बड़े वाले गोले जो रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या। ये परमाणु ढंग से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणुओं की त्रिज्या, समझ गए, के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। उल्टा लिख रहे हैं हम, ऐसे लिखेंगे। और एक और बात है, ऐसे भी कह देते हैं त्रिज्यानुपात या त्रिज्यानुपात, दोनों होते हैं और ये हो जाता है। क्या परिभाषा बनती है वो पर हम लिखेंगे ऐसे। देखो उधर परिभाषा ये है कि चतुष्फलकीय या कोई से भी अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित परमाणुओं की त्रिज्या तथा इन रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणुओं की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। अब ये दो अलग अलग आर्टिकल आएंगे, पूरा सूत्र स्थापित करेंगे। अच्छा सा 1.5-2 पेजों में जाएगा तुम्हारा एक, और इतने ही बड़े में जाएगा तुम्हारे पास अष्टफलकीय वाला भी। दोनों का अलग अलग अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका अनुपात हमें क्लियर पहले पता होता है, 0.225 आना चाहिए, ये क्लियर है। और जो अष्टफलकीय है उसका 0.414 आना चाहिए, वो भी फिक्स है, 414 आना चाहिए। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना, वो हो जाएगा याद, मैं बता दूंगा कैसे रखना है। अब तुम्हें ये बाद में लिखेंगे, अभी हम ये त्रिज्यानुपात का आर्टिकल सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले जो है वो हिंदी लिखनी है। हिंदी तो हिंदी हम लिखेंगे पहले, सूत्र बाद में लिखना, चित्र बाद में बनाना, पहले हिंदी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित
रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या तथा रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु तथा रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अर्थात में ये लिखेंगे, ये दोनों लिख देंगे। हाँ, ये भी बना लो और ये भी बना लो, और जी हम लिख देंगे व्यंजक। बनाएंगे। तो ये एक इकाई सेल है, ढंग से समझ लेना सही से। अब ये इकाई सेल जो है वो तुम ऐसा समझो, ये वाला कोना कहाँ जाके मिलेगा? परमाणु कहाँ होंगे? देखो, एक परमाणु तो होगा, ऐसे मान के चलो, यहाँ ऐसे करो। एक परमाणु इस कोने पे भी होगा, इधर के कोने पे ऐसे करके। एक परमाणु इस कोने पे भी होगा। मैं थोड़े बड़े करके दिखा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए, इतने बड़े रियल में होंगे नहीं, क्योंकि दूसरे कोने पे दूसरा परमाणु होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रिक्तियों का निर्माण हुआ कैसा होगा। एक परमाणु इधर से भी होगा, क्लियर है? ऐसा करके 4 परमाणु होंगे, बीच में जगह खाली बची। तो इस खाली जगह में जो परमाणु आ जाएगा, ये अब हमारे पास ये खाली जगह में परमाणु आ गया। अब इस खाली जगह में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगी हमारी, जो कि अभी थोड़ी सी तुम्हारी गड़बड़ सी लग रही है, कैसे होगी देखो, ये ना ऐसे जानी चाहिए। मैं किसी से तो मिलाऊं। अब देखो, यहाँ से ये बड़े वाले गोले रिक्तियों का निर्माण कौन से कर रहे हैं? ये लाल वाले गोले जो ना, ये रिक्तियों का निर्माण करते हैं। और रिक्तियों के अंदर कौन सा परमाणु? ये काला वाला। समझ रहे हो? रिक्ति ये हैं और जैसे कि ये हैं और ये हैं, तो इन गोलों ने तो रिक्ति बना दी। रिक्ति के अंदर कौन सा परमाणु आया? ये। तो हमेशा छोटा परमाणु जो होता है वो रिक्ति के अंदर आएगा, ऑब्वियसली छोटा ही आएगा, बड़ा तो आ नहीं सकता उनसे, छोटा आएगा। और बड़े वाले जो वो रिक्ति बनाते हैं, तो रिक्ति जो बनाते हैं उनकी त्रिज्या तो हम मानते हैं R2। ये भी रिक्ति बना रहा है, इसकी त्रिज्या R2। ये रिक्तियों के अंदर आ गया है, इसकी त्रिज्या मानते हैं हम R1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब हमें क्या निकालना है? हमें कोई एक ऐसा मेथड लगाना है इनमें वैकल्पिक लगा के कि R1/R2 निकल जाएगी इस सूरत से। R1/R2 का मान ही हमें निकालना है, जो कि हमने व्यंजक डाला है। क्या है इसकी परिभाषा? देखो इधर परिभाषा इसकी ऐसा बनेगी, हम ऐसा कहेंगे कि माना रिक्तियों का निर्माण करने वाले परमाणु की त्रिज्या तो हम मान लेंगे R2, परमाणु का त्रिज्या R2, और रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या, और वो हो जाएगी R1। रिक्तियों में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या R1। देखो यदि R1 है, यदि घन
की भुजा स्मॉल ए हो तब क्या होगा, तब हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण बराबर कितना होता है भाई, विकर्ण घन का विकर्ण √3 है। क्लियर हो गया। अब जरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, साफ साफ दिख रहा है, तो हम कहेंगे विकर्ण को देखो कैसे लिख देंगे हम, विकर्ण लिखेंगे हम R2। यहाँ से यहाँ तक आ गए, दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए R2। और अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो कितना है R1। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं R1। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं R2 बराबर √3 हमारा ये है ही, हो गया। 2R1 है 2R2 है तो 2R1 और ये 2R2 बराबर √3 है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा √3 है। 2 नीचे ले जाओ तो हमारे पास एक समीकरण बन जाती है R1 प्लस R2 बराबर √3a/2 और ये समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया, एक रफ डायग्राम है, ये रियल में ऐसा नहीं होता है। दरअसल चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण एक BCC टाइप के इकाई सेल से होता है, BCC टाइप के। BCC टाइप का अगर जो हम इकाई सेल बनाएंगे तो वो हमारा इकाई सेल कैसा बनेगा, देखो सही चित्र जो है ना वो उसका सही चित्र देखो ऐसा बनेगा। देखो सही चित्र में एक परमाणु तो यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा, ये हो गया। अब दरअसल होगा क्या कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे हम कोई विकर्ण निकालेंगे, कोई सा भी एक विकर्ण ले लो, इसे देख लो, तो हमारे ये जो परमाणु था, ये परमाणु तो ये बड़ा वाला हो गया, बीच में ये आएगा रिक्तियों में परमाणु। इनकी त्रिज्या ये जो थी ना, ये R2 वाले हैं, ये R1 वाला है, ये R2 वाले हैं। ये होगा तुम्हारा साफ साफ चित्र। और अगर जो किसी को जैसे ये वाला विकर्ण नहीं बनाना है, ऐसा करके नहीं बनाना है, तो वो यहाँ से बना सकते हैं। कहाँ जाकर रुकेगा, इस पे उधर वाले पे जाएगा यार, ये भी हमारा उधर वाले पे जाता है, तो थोड़ा सा हमारा क्या है कि ये इधर की ओर को रह रहा है, उधर ही जाएगा वैसे। आप सुन लो, अगर तुम्हें लेके जाना है ऐसा करना, ये है इसका करेक्ट चित्र। क्या है कि ये तो हमारे पास रिक्ति बनाने वाले परमाणु हो गए ये और ये, और बीच में जो खाली जगह में ये वाला आता है ये यहाँ होता है। लेकिन यहाँ मैं तुमसे कितना भी कहूँ कि भाई साहब ये जो है परमाणु इतना बड़ा है कि वो यहाँ तक आ रहा है, तो कोई मानेगा नहीं। यहाँ से दिखेगा तुम्हें कि ये परमाणु जब तुम जूम करके देखोगे बड़ा करके तो ये इतना बड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही ये वाला परमाणु जो होगा कोने वाला, ये वाला परमाणु जो होगा वो तुम्हें इतना बड़ा दिखाई देगा। ऐसे इधर वाला परमाणु जो होगा वो तुम्हें ये दिखाई देगा, और इधर वाला परमाणु जो होगा वो तुम्हें ये दिखाई देगा। और जब ये आपस में मिल गए होंगे तो इनकी बीच में जो जगह बची होगी उसमें ये वाला परमाणु आ गया होगा। R1 प्लस R2 बराबर हमारे पास ये इतना सब कुछ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगर किसी को ध्यान में हो तो R1 ऊपर होना चाहिए, R2 नीचे होना चाहिए। यानी कि एक चीज़ हमें ऐसी निकालनी है, सुन लो यार एक मिनट, अब एक चीज़ अब हमें ऐसी निकालनी है जो कि इसके बटे में R2 कर दे, जो कि इसके बटे में R2 कर दे। अब इसके बटे में R2 कैसे हो सकती है, इसके बटे में R2 तब हो सकता है जब ये आपस में, देखो उधर इन दोनों में कोई संबंध निकाला जाए। इन दोनों में संबंध निकालने का मतलब है कि ये भी R2 वाला है, ये भी R2 वाला है, इनके बीच का विकर्ण निकाल दिया जाए। हमें अब एक संबंध जो है यहाँ से यहाँ तक हमने संबंध निकाला, यहाँ से यहाँ तक संबंध निकाला हमने, वो R1 प्लस R2 में आया है। अब हम एक संबंध ऊपर से निकालेंगे R2 में, जिससे कि हम इससे बटे कर देंगे। क्या करेंगे, देखो इधर हम यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, बीच का ये वाला विकर्ण निकालना है हमें। तो हम कहेंगे एक फलक पर एक फलक का विकर्ण, एक फलक का विकर्ण जो होगा ना वो R2 प्लस R2, यानी कि
यहाँ से यहाँ तक R2 एक हो गया होगा और यहाँ से आगे का R2 जो वो ये हो गया होगा, एक R2 यहाँ तक और एक R2 आगे तक, ऊपर ऊपर के फलक। अब क्यों कहे भाई ये ऊपर के क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एक प्योर R2 का मान चाहिए, R2 का मान इससे भाग करने के लिए, तो हम ऊपर ऊपर के मान ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है ये अंतरकाशी रिक्ति नहीं बननी है, रिक्ति यहाँ बनती है। अब यहाँ आ गया R2 प्लस R2 बराबर √2a, 2R2 बराबर √2a, R2 बराबर √2a/2 हो गया था ना। अब हमारे पास ये बन गई समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जब 1 और 2 से हम देखें ये समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, और समीकरण 1 जो है वो है हमारे पास R1 R2, ये मानी थी हमने इधर, R1 प्लस R2 बराबर √3a/2, और समीकरण 2 जो है वो ये है R2, और इसके बटे में ये आ जाएगा √2a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। R2 को इसके नीचे अलग लिख देंगे, इसके नीचे अलग लिख देंगे, R1/R2 प्लस R2/R2 बराबर √3a/2। इससे कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 बराबर 1 √2, यहाँ क्या है प्लस, ये उसे इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा R1/R2 बराबर √3/√2 और -1। इसके तिरछे गुणा कर देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा R1/R2 बराबर, इससे ऐसे लेंगे ना, एलसीएम लेके तिरछे गुणा कर देते हैं तो √2 ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ जाएगा √2। यहाँ इसके मान लगा देंगे 1.732 और यहाँ जाएगा 1.414 बटे 1.414 बराबर, इसमें से जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 7 है, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो 414, दशमलव से दशमलव हट गया, और ये 318 और 142। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने को तो हम 2 से काट कर देंगे, लेकिन इसे तुम्हें इसे डायरेक्ट याद रखना है। क्यों रखना है डायरेक्ट याद? ये 225 आएगा दशमलव में 225। क्यों रखना है डायरेक्ट? क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जाता है कि चतुष्फलक की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात कितना होता है, तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद रखना है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए तुम इसे इस तरीके से ऐसे कट करके लिखोगे और ऐसे करके तुम इसे ऐसे बना दोगे दशमलव लगा के 25, तो इससे लगता है कि ये एग्ज़ाम में ऐसा किया, लेकिन ये 225 जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है दशमलव में। इससे तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा, वरना ये कैलकुलेशन 2-3 मिनट ले जाएगी तुम्हारे। इसलिए से R1/R2 बराबर 225 होता है, चतुष्फलक की रिक्तियों में त्रिज्यानुपात होता है। ये पूरा आर्टिकल कर लेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम इसमें कमेंट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन नंबर में दिया है नीचे, और बाकी एप्लीकेशन पे जाकर फिर दोबारा से देख सकते हो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, बार देखो, जब तक चीज़ समझ में नहीं आ जाती है। और जब समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। इतने सारी चीज़ें पूछने के लिए 2-2 3-3 बार पूछ सकते हो, कभी भी 24 घंटे कभी भी तुम पूछ सकते हो। तो ये इतना नोट कर लेंगे।